आज हम ऑनलाइन कक्षा में महाराणा सांगा की बात करेंगे, जो कक्षा 12 के इतिहास के चौथे अध्याय के अंदर आता है। महाराणा सांगा मेवाड़ के शासक महाराणा सांगा, जो संग्राम सिंह के नाम से भी प्रसिद्ध है। इनका शासनकाल था 1509 से 1528 तक। लेकिन इससे पहले हम सिसोदिया वंश की बात कर लेते हैं। सिसोदिया वंश का शासक महाराणा सांगा। सिसोदिया वंश में सबसे पहले बात करें, सिसोदिया जो वंश था, सिसोदिया वंश की स्थापना 1326 के अंदर की गई। 1326 में सिसोदिया वंश की स्थापना की गई और इसका जो स्थापना करता था वो था हमीर राव हमीर। उसके बाद सिसोदिया वंश की स्थापना राव हमीर ने की 1326 के अंदर की। उसके बाद जो इसका शासक बना वो था खेता, जो क्षेत्र सिंह के नाम से भी जाना जाता है। खेता जो क्षेत्र सिंह के नाम से भी जाना जाता है। खेता के बाद शासक बना लाखा। लाखा के बाद आता है मोकल, और मोकल के बाद शासक बना सिसोदिया वंश का वो था मोकल का पुत्र कुंभा। और कुंभा के बाद मेवाड़ का शासक बना रायमल। और रायमल के बाद सांगा। तो ये सांगा तक सिसोदिया वंश का क्रम है। 1326 के अंदर सिसोदिया वंश की स्थापना होती है राव हमीर के द्वारा, और उसके बाद इस हमीर के बाद खेता इसका शासक बना, फिर लाखा बना, मोकल, कुंभा, रायमल और सांगा। ये सिसोदिया वंश का क्रम था। तो 1509 से 1528 तक सांगा का शासन रहा। सांगा जब शासक बना उस समय भारत की जो राजनीतिक स्थिति ये थी, उस समय दिल्ली था, दिल्ली का शासक था सिकंदर लोदी। उस समय दिल्ली का शासक था। और मालवा का उस समय शासक था मोहम्मद खिलजी। ये मालवा का शासक था। और गुजरात का शासक था मुजफ्फर उस समय। तो ये भारत की राजनीतिक स्थिति थी। लेकिन सिकंदर का कोई संबंध नहीं था राणा सांगा से। राणा सांगा का संबंध था दिल्ली का शासक है। दिल्ली का जो शासक था सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी। ये भारत की राजनीतिक स्थिति थी महाराणा सांगा के समय। सांगा का जो शासनकाल था वो लगभग ये युद्धों में व्यस्त रहा हमेशा। सब बचपन में एक आंख इसकी नहीं थी, आंख गंवा दी। उत्तराधिकारी जो संघर्ष हुआ था, कहा जाता है इसके भाई ने कटार मार दी जिसके इसकी एक आंख चली गई थी, और इसके शरीर पे 80 घाव थे तलवार के। सैनिकों का भग्नावशेष भी इसको कहा जाता है। कर्नल जेम्स टॉन्क की ये परिभाषा थी। कहा जाता है सांगा का जीवन 5 युद्धों में उलझा रहा। अब हम इनकी चर्चा करते हैं। जैसे सर्वप्रथम खातौली का युद्ध। खातौली के बाद बात करें बांडी का युद्ध। उसके बाद आता है गागरोन का युद्ध। गागरोन के युद्ध के बाद बयाना का युद्ध। और बयाना के युद्ध के बाद इसका जो अंतिम युद्ध था खानवा का युद्ध। ये देखिए 5 युद्ध थे, 1, 2, 3, 4 और 5।
इसका लगभग संपूर्ण शासनकाल इन 5 युद्धों में उलझा रहा है। ये सर्वप्रथम खातौली का युद्ध, जो वर्तमान के अंदर है, कोटा के अंदर है। खातौली का जो मैदान है वो वर्तमान में कोटा के अंदर है। ये भी याद रखना, क्योंकि ये भी कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है, खातौली का मैदान राजस्थान के कौन से जिले के अंदर है? तो खातौली का जो मैदान है वो राजस्थान के कोटा जिले के अंदर आता है। उसके बाद बांडी की बात करें, बांडी का जो युद्ध हुआ था ये है धौलपुर के अंदर, ये है धौलपुर के अंदर। तो ये प्रमुख जो युद्ध लड़े गए, खातौली का जो युद्ध था वो लड़ा गया 1517-18 के अंदर। बांडी का जो युद्ध था वो 1518, गागरोन का युद्ध 1519, बयाना का युद्ध फरवरी 1527 और खानवा का युद्ध मार्च 1527। ये इनकी तिथियां थी। 5 प्रमुख युद्ध थे। खातौली का युद्ध लड़ा गया 1517-18 के अंदर। किस किस के मध्य हुआ ये खातौली का युद्ध? तो राणा सांगा और दिल्ली का शासक था उस समय इब्राहिम लोदी। तो सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य युद्ध लड़ा गया और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी बुरी तरीके से पराजित हो गया और दिल्ली की सत्ता को मात देने के कारण सांगा की ख्याति पूरे राजस्थान के अंदर फैल गई। उसकी वीरता की चर्चाएं होने लगी। लेकिन सांगा इस युद्ध को जीत जरूर गया था, लेकिन सांगा को भी काफ़ी नुकसान इस युद्ध से उठाना पड़ा। उसके कई सैनिक मारे गए और सांगा का बायां हाथ इस युद्ध में जख्मी हो गया, एक पैर जख्मी हो गया और एक आंख तो पहले से भी नहीं थी। तो सांगा अपंग हो गया अगर मैं कहूँ इस युद्ध में, और कई सैनिक इसके मारे गए। लेकिन अपंग हुआ तो हुआ, लेकिन उसकी ख्याति संपूर्ण राजपुताना के अंदर गूंजने लगी। तो कुछ समय बाद इस खातौली के युद्ध को जीतने के बाद सांगा ने अपने सरदारों की एक सभा बुलाई मेवाड़ के अंदर, और उस सभा में अपने सरदारों के सामने उन्होंने एक बात रखी कि जैसे हमारे हिंदू धर्म में किसी भगवान की मूर्ति अगर खंडित हो जाती है तो उसके स्थान पर हम नई मूर्ति रखते हैं, खंडित मूर्ति को वहाँ से हटा देते हैं मंदिर से। उसी प्रकार राजा भी किसका प्रतिनिधि है? कहा जाता है राजा भी भगवान का प्रतिनिधि है। तो मेरे हाथ नहीं है, आंख नहीं है, पैर नहीं है, तो मैं इस गद्दी के, मेवाड़ की गद्दी के योग्य नहीं हूँ। किसी योग्य व्यक्ति को इस गद्दी पे बिठा दिया जाए। लेकिन मेवाड़ के सरदारों ने ये कहते हुए मना कर दिया कि इस गद्दी के योग्य, आपसे योग्य इस संपूर्ण राजपुताना के अंदर कोई व्यक्ति नहीं है जो मेवाड़ की गद्दी पे आपके होते हुए आसीन हो सके। इसलिए ये मेवाड़ की गद्दी आपके लिए ही उपयुक्त है। तो खातौली का युद्ध सांगा ने इब्राहिम लोदी से जीता, और उसके बाद जब इस बात का पता चला इब्राहिम लोदी को कि पुनः एक हाथ नहीं था, पैर नहीं था, उसके बाद भी मेवाड़ की गद्दी पे मेवाड़ के सरदारों ने पुनः संग्राम को ही बिठा दिए, तो इब्राहिम लोदी बड़ा क्रोधित हुआ, इस बात से बड़ा नाराज हुआ और अपनी सेना लेकर पुनः बांडी मैदान में पहुंचा जो धौलपुर के अंदर है। इस युद्ध में भी इब्राहिम लोदी को मुंह की खानी पड़ी, बुरी तरीके से ये पराजित हुआ। और इस युद्ध की विजय के बाद राणा सांगा की ख्याति पूरे, अब सिर्फ राजपुताना में नहीं हिंदुस्तान के अंदर भी गूंजने लगी। उसकी वीरता की चर्चाएं होने लगी और कई राजाओं ने अब सांगा से मित्रता करने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए। फ्रेंड रिक्वेस्ट आने लगी, जैसे फेसबुक पे आती है ना प्रसिद्ध जो व्यक्ति होता है, वैसे सांगा के पास भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आने लगी और सांगा की ख्याति बड़ी प्रसिद्ध हो गई संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर। उसके बाद सांगा का तीसरा प्रमुख युद्ध, 2 युद्ध सांगा जीत चुका है, 17 का 18 का, और अब बात करेंगे हमें इसका जो तीसरा युद्ध लड़ा गया था गागरोन का युद्ध। ये भी बड़ा प्रसिद्ध युद्ध था गागरोन का युद्ध।
गागरोन का युद्ध हुआ था मोहम्मद खिलजी द्वितीय, ध्यान देना, ये मोहम्मद खिलजी द्वितीय था। एक जो मालवा का शासक हुआ था, जो हमने महाराणा कुंभा के समय बात की थी, महाराणा कुंभा का जो वीडियो बनाया था, वो मोहम्मद खिलजी प्रथम था और ये मालवा का शासक मोहम्मद खिलजी द्वितीय था। तो मोहम्मद खिलजी द्वितीय और सांगा के मध्य ये युद्ध लड़ा गया और कहा जाता है युद्ध राजपूतों का पहला जो प्रहार, इतिहास उठाकर देखें तो राजपूतों का पहला हमला बड़ा तेज तरार था। तो पहले हमले में ही मोहम्मद खिलजी की सेना पराजय की स्थिति में पहुंच गई और मोहम्मद खिलजी अपने घोड़े से, कहा जाता है, नीचे गिर गए और वहीं से मोहम्मद खिलजी को बंदी बनाकर सांगा इसको कहां लेकर आ गया? सांगा इसको मेवाड़ लेकर आ गया और मेवाड़ के अंदर कैद खाने के अंदर उसको बंद कर दिया। और मोहम्मद खिलजी जो प्रथम था, मोहम्मद खिलजी प्रथम को भी कुंभा मेवाड़ लेकर आया था बंदी बनाकर। तो सांगा ने भी वही काम किया अपने दादा की तरह, खिलजी को मेवाड़ लेकर आ गया और 3 महीने तक, कहा जाता है 3 महीने तक उसको बंदी बनाए रखा। और मोहम्मद खिलजी प्रथम को कुंभा ने लगभग 6 महीने तक बंदी बनाकर रखा। तो 3 महीने तक इसको बंदी बनाकर रखा। एक दिन क्या हुआ था, एक फूलों का गुलदस्ता था महाराणा सांगा के पास और कारागाह के आगे से उसे गुजर रहे थे। तो सांगा ने खिलजी को वो गुलदस्ता भेंट करना चाहा, लेकिन खिलजी ने गुलदस्ते को लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं आपका गुलाम नहीं हूं, मैं बंदी जरूर हूं, मैं आप भिखारी नहीं हूं और किसी से कोई भी चीज बराबर वालों से ली जाती है या फिर भिखारी को कोई भेंट दी जाती है, इसलिए मैं भिखारी नहीं हूं और मैं अभी बंदी हूं, इसलिए आपके बराबर भी नहीं हूं, तो इसलिए मैं इस गुलदस्ते को ले नहीं सकता। तो कहा जाता है राणा सांगा इस बात से बड़ा प्रभावित हुआ और खिलजी को मालवा वापस लौटा दिया कि लो भाई, ये तुम्हारा मालवा वापस लो। और खिलजी मालवा वापस चला गया। और जब इस बात का पता राजपूताना में चला तो सांगा की ख्याति और भी बढ़ गई। सांगा और भी प्रसिद्ध हो गया कि देखिए किस प्रकार किसी शासक के ऊपर विजय अर्जित करने के बाद किस प्रकार सांगा उसको मुक्त कर देता है और मुक्त ही नहीं, उसका राज्य भी उसे वापस से लौटा दिया। तो सांगा की ख्याति संपूर्ण राजपूताना में, संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर अब फैल चुकी थी। लेकिन असली लड़ाई, असली युद्ध तो अभी बाकी है। ये 3 युद्ध हो गए। खातौली का युद्ध 1517 सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य। बारडी का युद्ध जो धौलपुर के अंदर है 1518 सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य। गागरोन का युद्ध मालवा का शासक मोहम्मद खिलजी द्वितीय और सांगा के मध्य, जिसमें विजय किसकी? सांगा की। अब ये 2 युद्ध सांगा के जीवन की मैं ये कहूं असली परीक्षा अब बाकी है। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं बाबर की। उससे पहले बात करते हैं हम बाबर की, क्योंकि बाबर को भारत बुलाना है, क्योंकि बाबर के बिना तो ये स्थिति थी उस समय। ये जो भारत का मैं मेम बना रहा हूं, राजनीतिक स्थिति की भारत की बात करें तो उस समय मेवाड़ का शासक सांगा था, या मेवाड़ का शासक सांगा था। दिल्ली का शासक उस समय इब्राहिम लोदी था, दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी था और मालवा का शासक मोहम्मद खिलजी द्वितीय था। ये भारत की उस समय राजनीतिक स्थिति थी। यहां एक पड़ता है फ्रगना। फ्रगना का शासक बना कौन? बाबर। फ्रगना का शासक बना बाबर। बाबर ने 1507 में काबुल को जीता। 1507
1507 में बाबर ने किसको जीता? काबुल को जीता। देखो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं। 1507 के अंदर है बाबर ने विजय अर्जित की थी किसके ऊपर? काबुल पे। और इस विजय के उपरांत बाबर ने एक उपाधि धारण की थी, वो थी बादशाह की उपाधि। इससे पहले मुगल शासक बादशाह नहीं लगाते थे। जैसे एक उदाहरण स्वरूप बाबर का पिता उमर शेख, मिर्जा, जिसको मिर्जा उमर शेख कहा जाता था, मिर्जा उमर शेख, मिर्जा उमर शेख। इससे पहले मुगल शासक क्या लगाते थे? इससे पहले मुगल शासक लगाते थे मिर्जा। लेकिन इस काबुल विजय के बाद बाबर ने बादशाह शब्द का प्रयोग शुरू कर दिया। अब जितने भी मुगल शासक हुए थे बाबर के बाद, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, तो उनके नाम के आगे क्या लगने लग गया? बादशाह शब्द का इस्तेमाल होना शुरू हो गया। तो 1507 में काबुल के ऊपर विजय अर्जित की। लेकिन बाबर इस इलाके से परेशान हो चुका था, क्योंकि बार बार यहाँ आक्रमण हो रहे थे। तो बाबर को एक ऐसा स्थान चाहिए जो सुरक्षित हो और शांतिपूर्ण अपना शासन स्थापित कर सके। और बाबर ने किसी से यह भी सुना था कि भारत की आर्थिक धन संपदा, भारत सोने की चिड़िया था उस समय, भारत में अपार धन है, तो बाबर भारत को भी जीतना चाहता था। तो बाबर ने भारत पे हमला किया, लेकिन सीधा दिल्ली पे हमला न कर कर पहले आसपास के इलाकों को, जो छोटी छोटी जो जातियाँ थी, उनको जीता। लेकिन फिर बाबर ने हमला किया दिल्ली पे, और दिल्ली का उस समय शासक था इब्राहिम लोदी। तो कहाँ आया बाबर? पानीपत। अपनी संपूर्ण सेना लेकर बाबर पहुंचा पानीपत के मैदान में, और इधर से इब्राहिम लोदी भी विशाल सेना लेकर पानीपत के मैदान के अंदर पहुंचा। लेकिन भारतीयों में और बाबर में कुछ अंतर था। वो अंतर क्या था? पहला, मैं क्रम से चर्चा कर रहा हूं, वो अंतर क्या था भारतीयों में और बाबर के अंदर? पहला, बाबर को तुलगुमा पद्धति का ज्ञान था। बाबर को तुलगुमा पद्धति से युद्ध करने का ज्ञान था। बाबर को तोप चलाना आती थी, तोपों का ज्ञान था, तोपों का ज्ञान भी बाबर को था। बाबर को बंदूक चलाना भी आता था। बाबर एक अच्छा घुड़सवार भी था। बाबर एक अच्छा घुड़सवार भी था। बाबर एक अच्छा घुड़सवार भी था। ये तुलगुमा जो पद्धति थी, ये सीखी थी उज्बेकों जो उज्बेकिस्तान है, वहाँ से उसने ये तुलगुमा पद्धति युद्ध की जो थी ये सीखी। तोपों का ज्ञान ईरानियों से सीखा इसने। तोपों का ज्ञान इसने कहाँ से सीखा? ईरानियों से। बंदूक चलाना तुर्कों से सीखा इसने, और ये भी घुड़सवारी भी तुर्कों से। अब ये जो 4 गुण थे बाबर में, इन 4 गुण में से एक गुण था सिर्फ हमारे भारतीयों में, वो घुड़सवार। घुड़सवारी भारतीय भी जानते थे, लेकिन इतने निपुण नहीं थे जितना कि बाबर निपुण था घुड़सवारी में। और दूसरी बात, वहां के घोड़े भी उत्तम किस्म के थे। तो ये जो 4 गुण बाबर के अंदर थे, ये चारों गुण इसे भारतीयों से महान बनाते हैं। ये चारों गुण बाबर को भारतीयों से महान बनाते हैं। इब्राहिम लोदी सेना लेकर तो जरूर पहुंचा, बहुत विशाल सेना लेकर, कहा जाता है 2 लाख के तकरीबन उसके पास सेना थी, लेकिन ये गुण उसके अंदर नहीं थे। तो क्या हुआ? युद्ध शुरू हुआ। बाबर कभी भी अपनी सेना को, संपूर्ण सेना को एक साथ शत्रु के सामने खड़ा नहीं करता था। बाबर अपनी सेना को 3 भागों में बांटता था। बाबर अपनी सेना को 3 भागों में बांटता था। जैसे ये पानीपत का जो मैदान था, बाबर कुछ सेना अपनी यहाँ पीछे, यहाँ बाबर कुछ सेना रखता था, और इसके पीछे यहाँ बाबर का तोपखाना होता था, और यहाँ होता था बाबर। अब शत्रु को सिर्फ इतना ही पता होता था, बस इस सेना के बारे में ही शत्रु को पता था कि यहाँ सेना है। तो जैसे ही पानीपत का युद्ध शुरू हुआ, तो इब्राहिम लोदी ने सोचा कि सिर्फ यहाँ ही सेना है, तो इससे युद्ध शुरू हुआ। तो बाबर ने थोड़ी देर बाद तोपों का इस्तेमाल शुरू कर दिया, और उसके बाद जब ये सेना थक चुकी थी युद्ध से,
तो बाबर ने अपने इन सैनिकों को भी आदेश दे दिया, ये भी इब्राहिम लोदी की सेना के ऊपर टूट पड़े। और परिणाम क्या आया? परिणाम आया इब्राहिम लोदी की मृत्यु। युद्ध क्षेत्र में इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो चुकी थी और दिल्ली का बादशाह बना बाबर। अब इब्राहिम लोदी की जगह दिल्ली का बादशाह कौन बना? बाबर। दिल्ली का बादशाह बाबर बना। तो दिल्ली का बादशाह जैसे ही बाबर बना, बाबर एक महत्वाकांक्षी शासक था। बाबर एक महत्वाकांक्षी शासक था। अब उसका मकसद था राजपुताना को जीतना, क्योंकि राजपुताना को जीते बिना संपूर्ण भारत पे ये अधिकार नहीं कर सकता था। और उस समय राजपुताना की मुख्य जो शक्ति थी वो थी मेवाड़ की शक्ति महाराणा सांगा। बाबर ने एक बात भी कही है कि दिल्ली, गुजरात और मालवा, ये तीनों शासक अगर अकेले दम पे, तीनों राज्य अकेले दम पे मेवाड़ के महाराणा सांगा को पराजित नहीं कर सकते युद्ध में। ये बाबर ने बाबरनामा के अंदर ये बात भी लिखी है। और बाबरनामा में एक बात और लिखी है, इतना वीर शासक था महाराणा सांगा, फिर भी बाबर ने उस समय सबसे वीर सांगा को नहीं बताया है। ये भी ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उस समय सबसे वीर शासक सांगा को नहीं बताया गया बाबर ने उस समय सबसे वीर शासक बताया था कृष्णदेव राय को। जो कृष्णदेव राय था, कृष्णदेव राय, विजयनगर का शासक कृष्णदेव राय को उस समय भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया था बाबर ने, न कि सांगा को। यह प्रश्न कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया। अब जो दो युद्ध रहे हैं, बयाना का युद्ध और खानवा का युद्ध, अगले वीडियो में हम इनकी चर्चा करेंगे, बयाना और खानवा के युद्ध के बारे में।